तो दोस्तों हम यहाँ पर मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके उत्कर्ष क्लासेज का ये आपका मॉडल पेपर है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जलसंधि से होकर जाती है। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। अब आप बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो जाती है वो किस जलसंधि से होकर गुजरती है। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिला था। यहाँ पर जो बेरिंग जलसंधि है ना, क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जलसंधि से होकर गुजरती है, क्योंकि यह रेखा अटलांटिक महासागर और आपके सागर जो बेरिंग जलसंधि है प्रशांत महासागर के होकर बीच से निकलती है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कैस्पियन सागर और झील निम्नलिखित में से कौन से देशों के साथ स्थित है। अर्थात जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन जो झील है जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है ना, और ये खारे पानी की भी झील है, याद रखिएगा। यहाँ पर 52 की अगर बात करते हैं तो आपके देखिए कहाँ कहाँ पर होकर ये जाती है। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपके दिए गए हैं, तो थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं, तब आपको थोड़ा सा आपको ज्यादा दिखाई देंगे। देखो यहाँ पर जो आपका दिया गया है रूस, क्या है भाई, रूस में तो आपकी है ना, रूस में तो आपकी ये है ही है। और इसके बाद आपके कहाँ पर, चीन में तो आपकी नहीं है भाई, चीन में है क्या, चीन में नहीं है। आपकी ईरान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईरान, ईरान में भी आपकी नहीं है, ईरान में भी आपकी नहीं है, और इराक में भी नहीं है। तो आपका तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान है ना, और आपकी कौन हो जाएगा, अरब अजरबैजान। मतलब यहाँ पर देखिए रूस में है, तुर्कमेनिस्तान में 1 5 1 5 6 7, 1 3 भी आपका है, 3 आपकी ईरान में पड़ती है भाई। याद रखिए इसका ऑप्शन जो आपका है ये वाला, ये आपकी यहाँ भी पड़ती है, नोट कर लीजिएगा। ये पड़ती है आपके ईरान में पड़ती है। इसका ऑप्शन जो आपका सी वाला है इसको नोट करिएगा। ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इस प्रकार से इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, वायुमंडल की परत में वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं। मौसमी घटनाएं हमने बताया था वायुमंडल की 5 घटनाएं होती हैं, और हमने ट्रिक बताया था आई मोस्ट, क्या बताया था, आई मोस्ट बताया था, जो कि इंग्लिश में एग्जाम में इंग्लिश से आता है। क्या एग्जाम में जो आता है इंग्लिश में आता है। अर्थात यहाँ पर देखिए पहले क्षोभ मंडल जिसे ट्राइटोस्फीयर बोलते हैं, समताप मंडल यस हो जाएगा, और मध्य मंडल एमओ हो जाएगा, और आयन इसको आयनो मंडल मतलब आयन मंडल होता है, आई से हो जाएगा। तो ये ट्रिक होती है अगर आपके एग्जाम में अगर इंग्लिश से आप नहीं आता है तो, अगर आई आता है तो आयनोस्फीयर, मध्य आता है तो यम हो जाएगा, एस आता है मतलब समताप, और क्षोभ मंडल होता है तो आपका टा हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका नीचे वाली है, जहां पर होती है क्या, आपकी मौसमी घटनाएं होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो आपकी यहीं पर आती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया है। कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया है 54 नंबर में। तो चलिए पहला पॉइंट दिया है कि नर्मदा नदी सतपुड़ा व विंध्याचल पर्वतों के मध्य से होकर प्रभावित होती है। इसमें भी क्वेश्चन इस प्रकार से आपके दिए गए हैं। चलिए इसको चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। कह रहे हैं यहाँ पर, अरे यार, अरे सही हो जाए भाई, चलो सही हो गया। यहाँ पर देखिए दिया गया है नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के मध्य से होकर जाती है ना, जाती है मतलब ये सही दिया गया है। फिर दिया है पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है अन्नाईमुड़ी, जो कि अन्नामाली पहाड़ी की है ना, जो सर्वोच्च चोटी है अन्नाईमुड़ी, ये अन्नामाली करके जो आपकी पहाड़ी उसकी चोटी है। फिर कह रहे हैं पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट आपका ऊंचा है। क्या ये सही है क्या भाई, कूट नहीं है इसमें, कूट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो यहाँ पर जो तुक्का कह रहे हैं, तुक्का है तो आप ही बताइएगा, तुक्का ना मारिए, हम आपको समझा दे रहे हैं। ये बताइएगा कि सारी नदियां जो आपकी हैं कहाँ जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो आपका भाग है कैसा है, ऊंचा है, ये वाला आपका खाली है, और इसमें आपका उल्टा दिया गया है ना, इसमें क्या है, ये उल्टा दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखिए पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट ऊंचा नहीं है, पूर्वी घाट नीचा है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा आपका, थर्ड नंबर इसका राइट हो जाएगा, थर्ड नंबर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर जो चौथा दिया है कि पूर्वी घाट में स्थित महेंद्रगिरी पर्वत चोटी उड़ीसा राज्य में है। तो ये सही है, ये सही है, और ये सही है, ये आपका गलत दिया गया था, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रामगंगा नदी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, मतलब करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बन सकता है। तो देखिए आपका 55 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, 55 का ऑप्शन बनेगा आपका 4 नंबर जिम कार्बेट से। कहां से भाई, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है। और आपको पता है कि 1935 में, कब, 1935 में, चलो हम फिर से लिख दें, देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 1935 में इसको किस नाम से जानते थे, तो आपकी हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। लेकिन वर्ष 1957 में, क्या 1957 में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया। फिर क्या हुआ, 1973 में परिवर्तन आया, 1973 में बाघ रिजर्व इसे घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके मध्य से होकर जाती है रामगंगा, क्या रामगंगा। तो ऑप्शन माने आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी रही थी। यहाँ पर जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन कौन सा कंफर्म करना है लास्ट में पूछ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हो तो कंफर्म बाद में कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी थी। 56 नंबर में 56 का ऑप्शन अगर बात करें तो आपका जवाब हो जाएगा कोचीन थी। क्या थी भाई, कोचीन। याद रखिएगा कि पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो कोचीन थी, जिसे नीनू डी कुन्हा ने बनाया था, और बाद में 1530 में आपकी गोवा में ले गए थे। आपको याद आ गया होगा कि 1530 में नीनू डी कुन्हा ने बाद में स्थानांतरित कर दिया था, 1530 में गोवा स्थानांतरित किया था। ठीक है, इस कारण से ऑप्शन आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प
नीति का प्रयोग किया? हड़प नीति तो आप लोग जानते होंगे, है ना, हड़प नीति जो कि लॉर्ड डलहौजी है, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले सतारा को मिलाया था, ठीक है, सतारा को, और 1856 में मिलाया था किसको, अवध को, क्योंकि अवध से क्वेश्चन बन जाता है कि अवध को कब मिलाया गया, तो 1856 में अवध को मिलाया गया था। सतारा को कब मिलाया गया था, सतारा को, तो सतारा को जो मिलाया गया था वो मिलाया गया था 1849 में। कब, 1849 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक आपके कौन है? चलिए बताइएगा, नव बौद्धवाद के जो प्रतिपादक है वो आपके कौन है 58 नंबर में? तो ये है आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में, याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये व्यक्त किया गया था, लोकमान्य जो बाल गंगाधर तिलक है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो संशोधन आप किसके तहत कर सकते हैं? आपकी यूपीएससी एग्जाम का सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपका यही था, रहा है, बहुत बार क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर 368, जो कि संविधान संशोधन प्रक्रिया आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति आपकी कौन सी थी या है? बताइएगा, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति आपकी कौन सी है 61 नंबर में? यहाँ पर याद रखिए, आपका लोक लेखा समिति हो जाएगा या प्राक्कलन समिति हो जाएगा? चलिए कौन सा जवाब हो जाएगा, कह रहा सबसे बड़ी जो आपकी है, तो कौन हो जाएगा, प्राक्कलन। बिल्कुल सही है, प्राक्कलन हो जाएगा, क्योंकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति में कितने होते हैं, तो आपके 30 सदस्य होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, इसका जो आपका गठन होता है मात्र 1 वर्ष के लिए गठन किया जाता है ना, तो इसका ऑप्शन आपका कौन, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य आपके नहीं थे? देखो, प्रारूप समिति में आपके 7 सदस्य थे, कितने थे भाई, प्रारूप समिति में जो आपके सदस्य थे वो आपके 7 सदस्य थे। अब इनमें से आपसे पूछा गया कौन नहीं थे 62 का। देखिए, के एम मुंशी थे, टी कृष्णामाचारी थी, मोहम्मद सादुल्ला भी थे, मोहम्मद सादुल्ला भी थे, एन माधव राय भी थे, और गोपाल स्वामी अयंगर भी थे। ठीक है, और कृष्ण स्वामी अय्यर थे। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया है वीटी कृष्णामाचारी, ये क्या थे, क्या वीटी जो आपके हैं ये आपके नहीं थे। याद रखिए, इसका ऑप्शन जो बनेगा बी नंबर, वीटी कृष्णामाचारी ये आपके शामिल नहीं थे। याद रखिए, ये जो आपके थे तो कौन थे, वीटी कृष्णामाचारी जो थे संविधान सभा में देशी रियासतों के उपाध्यक्ष थे। ये क्या थे, ये संविधान सभा की जो देशी रियासत है उसके आपके उपाध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। ये आपको इस प्रकार से दिया गया है और मिलान करना है। ये आर्टिकल नंबर 157 किससे संबंधित है, तो राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है, राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है, इसका आपको 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 155 का संबंध है कि राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है, 155 इसका आपका 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 156 का जो संबंध है राज्यपाल की पदा अवधि से है, पदा अवधि से है, तो इसका आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, अर्थात ये 1 हो गया। अनुच्छेद 159 का जो आपका है ये राज्यपाल की शपथ से है, किसकी, राज्यपाल की शपथ से है। तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस प्रकार से आपका हो गया 2, तो 3 4 1 2। तो स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे हम बढ़ते हैं। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो इस प्रकार से इसमें भी ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्युत सेल है, कौन सा प्राथमिक विद्युत सेल है आपसे पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया डेनियल सेल, ठीक है, डेनियल सेल है, और लिकलांची सेल है, और शुष्क सेल है। इनमें से पूछा गया कौन सा प्राथमिक आपका है, तो इनमें से जो आपके ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि जो डेनियल सेल है, लिकलांची सेल है, शुष्क सेल है, ये सभी कैसे आपके हैं, प्राथमिक विद्युत सेल आपके हैं। तो 64 का ऑप्शन आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्राथमिक विद्युत सेल मतलब वो क्या होता है कि प्राथमिक विद्युत सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। क्या, रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, और एक बार प्रयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाता है। याद रखिएगा, अगर एक बार आपने प्रयोग कर लिया तो दोबारा का क्या होता है, बेकार हो जाता है। इसका मतलब आपका यह हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जीरोथैलेमिया रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। जीरोथैलेमिया रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, यहां पर आंसर को लॉक करना है। आपका सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, 65 नंबर में। चलिए 65 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से हो जाता है। याद रखिए, जीरोथैलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, सॉरी आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, विटामिन ए की कमी से हो जाता है, विटामिन ए। और इसके कारण क्या होता है, नेत्र की जो कार्निया होती है वो शुष्क हो जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक आपके रंग है, ये बताइएगा कि कौन से प्राथमिक रंग है आपसे पूछा गया है। प्राथमिक रंग आपके पूछा गया है, तो बताइए कितने होते हैं, 3 होते हैं, लाल हरा और नीला, लाल हरा और नीला। जैसे आपके घर में कलर वाली टीवी होती है, आपके घर में जैसे कलर वाली टीवी होती है कि नहीं होती है, उसमें से 7 रंग नहीं होते, मात्र 3 ही रंग होते हैं। क्या, 3 ही होते हैं, लाल हरा नीला, बस इन्हीं से ही बनाए जाते हैं सभी रंग। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है, किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। 67 का ऑप्शन दीजिएगा, क्या हो जाएगा,
तो हो जाएगा अल्फा किरण। याद रखिए कि अल्फा किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन माने आपका ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए जो गामा किरण है, तो गामा किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। अगर पूछे गामा किरण की क्या होती है, तो वेधन क्षमता जो आपकी होती है, वेधन क्षमता ये आपकी सर्वाधिक आपकी होती है, इसकी आपकी होती है सर्वाधिक। ठीक है, चलिए अगर पूछे आयनन क्षमता किसकी, तो अल्फा किरण की, और वेधन क्षमता पूछे तो गामा किरण की। तो दोनों पॉइंट इसी प्रकार से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल बाई डिफॉल्ट कहां पर सेव होती है। अर्थात अगर आप लोग एमएस एक्सेल में फाइल बना रहे हैं, तो जो फाइल बाय डिफॉल्ट होता है ये सेव कहां पर होती है 68 वाले में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा माई डॉक्यूमेंट्स में। आपने देखा होगा कि ये जो सेव होती हैं माई डॉक्यूमेंट्स में सेव होती हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड को प्रविष्ट के लिए शॉर्ट की आपकी कौन सी होती है। अगर एमएस पावर पॉइंट आप चला रहे हैं और अगर नई स्लाइड को आपको बनाना है, तो आप कौन सी शॉर्ट की को यूज करेंगे, कौन सी शॉर्ट की हो जाएगी, तो ये होती है कंट्रोल एम। क्या होती है, कंट्रोल एम का प्रयोग करेंगे तो नई स्लाइड प्रविष्ट हो जाएगी। अच्छा, कंट्रोल ओ जो होता है इसका कार्य क्या होता है, फाइल खोलने के लिए, क्या फाइल खोलने के लिए होता है। कंट्रोल एन से क्या होता है, कंट्रोल एन से नई प्रेजेंटेशन अगर आपको तैयार करना है, नया प्रेजेंटेशन अगर तैयार करना है तो कंट्रोल एन कर दीजिएगा, आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जो प्रिंटर छपाई करते समय अक्षर के आकार में स्याही को फुहारने के रूप में फेंकता है जिसे अक्षर प्रिंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं। मतलब प्रिंट के समय जो आपकी स्याही निकलती है फुहार के माध्यम से, है ना, तो इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं इंक जेट प्रिंटर। क्या बोलते हैं, इंक जेट प्रिंटर बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। या प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आपका होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको कठिन लगे उसको नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर का संबंध किस मंत्रालय से है। अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जो कि नाम क्या है, जन केयर है, इसका जो संबंध है किस मंत्रालय से है। इसका मंत्रालय है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। ठीक है, अब आप लोग गलती मत करिएगा, है ना, क्योंकि करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन आपके संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, कि जन केयर जो संबंधित है वो आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर आपके कौन, तो यहाँ पर 71वें ग्रैंड मास्टर आपके कौन से हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ये है संकल्प गुप्ता। क्या बनेगा यहाँ पर जो जवाब है 72 का वो बी हो जाएगा, संकल्प गुप्ता। याद रखिए संकल्प गुप्ता है। ठीक है, बी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शहरी का जो लक्ष्य क्या है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 इसमें से शहरी का जो लक्ष्य क्या रखा गया है, तो इसमें रखा गया है कचरा मुक्त शहर। क्या, कचरा मुक्त शहर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, कचरा मुक्त शहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है बेरोजगारी के किस रूप में रोजगार क्या दिया है, रोजगाररत लोगों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। कह रहा है बेरोजगारी के किस रूप में रोजगाररत लोगों की जो सीमांत उत्पादकता होती है वो आपकी शून्य हो जाती है। ये होती है जब आपकी अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। क्या, अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। हमने आपको बहुत बार बताया है कि मान लो आपके परिवार में अगर 7 लोग हैं और अगर काम खेत में काम हो 4 लोगों को, तो घर के पिताजी कहते हैं बेटा तुम भी चलो, बेटा तुम भी चलो। तो जो 3 लोग थे वो 3 लोग नहीं थे, यहाँ पर होना नहीं चाहिए, लेकिन 3 लोगों को जबरदस्ती बुला लिया गया। तो वो चीज क्या हुआ, 3 लोगों का जो पैसा था वो फालतू गया कि नहीं हुआ, तो ये होता है अदृश्य होता है, अर्थात यहाँ पर अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में केंद्र व राज्य सरकार की क्रमशः कितने प्रतिशत की भागीदारी है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। याद रखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है क्योंकि इसका उद्देश्य है 2022 तक सभी को आवास देना। क्या, 2022 तक सभी को आवास देना, ये उद्देश्य रखा गया था। तो ये जो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा, 60 और 40 का अनुपात है। क्या, 60 और 40 अनुपात है, क्योंकि यहाँ पर दिया है केंद्र और राज्य सरकार की क्रमशः दिया गया है, वो भी शहरी आवास में। तो ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए और इसके बाद यहाँ पर आगे, अच्छा ये जो योजना आपकी आई थी पीएम शहरी आवास योजना, ये 25 जून 2015, कब, 25 जून 2015 को ये आपकी योजना आपकी आई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी। ये क्वेश्चन देखो बार बार आपको मिला है, हमने बता दिया है कि इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर दिया गया है आपसे, कह रहा है आपसे उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई। भाई आप लोग कमेंट बहुत कम दे रहे हैं, क्या बात है, आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, आप बताइएगा, कमेंट आप बहुत कम कर रहे हैं, क्या बात है। चलिए थोड़ा सभी लोग कमेंट करिएगा। 76 नंबर में तो हमको मजा आएगा, ऐसा लगेगा तो आप लोग तो लग रहा है बिल्कुल डर गए वैसे पेपर को देखकर। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 मई 1920 को। क्या, 1 मई 1920 को हुआ था। याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बनाया गया है। यूपी जीके में आपने भाई पढ़ा होगा, इतनी बार पढ़ा होगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाए, बी नंबर आपका हो जाएगा। आज ही हमने आपको जो उत्तर प्रदेश की क्लास दिया था वहां पर आपको पूरा हमने दिखाया भी था ना, तो ऑप्शन क्या हो जाए, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो भैया यहाँ पर देखो इस प्रकार से दिया गया है, जो बृहत जोत होते हैं, लघु जोत होते हैं, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा पूरी तरीके से, हम आपको मिलान कर दे रहे हैं। शायद इस प्रकार से दिया गया है लेकिन हम आपको यहीं पर मिलान कर देंगे ताकि इसी को इसी प्रकार से नोट करिएगा। देखो सीमांत जोत किसे कहते हैं? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम होता है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम होता है उसे सीमांत जोत कहते हैं। मतलब 1 हेक्टेयर से कम मतलब इसका तो आपका यही हो गया, मतलब 1 हो गया। लघु जोत किसे कहा जाता है? जिसके पास 1 या 2 हेक्टेयर होता है उसे लघु जोत कहते हैं। 1 या 2 हेक्टेयर होता है इसका मतलब आपका इसका आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। और मध्य जोत किसे कहते हैं? जिसके पास 4 से 10 होता है तो ये इसका आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। बृहत जोत किसे कहते हैं? जिसके पास 10 हेक्टेयर इससे अधिक होती है उसे हम बृहत जोत कहते हैं, इसका आपको 4 होगा। मतलब कि आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है, पूरा जो ऑप्शन रहा है वो बिल्कुल तरीके से आपका मैच हो गया है। मतलब 1 2 3 4 आपका हो जाएगा, 1 2 3 4 जो कि ऑप्शन बन गया, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, देखिए बजट में दिया गया है कुछ योजनाएं हैं और उन योजनाओं में कितने रुपए आपको देना है। तो देखो इस प्रकार से आपको है, हम आपको इस प्रकार से इसका भी मिलान कर दे रहे हैं, तो इसको भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा और हम आपको कर दे रहे हैं। चलिए चारों ऑप्शन आपको दिखना चाहिए क्योंकि आपको पढ़ना है ये पॉइंट, देखिएगा छोटा और कर दें हल्का सा। चलिए देखिए यहाँ पर जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1200 रुपए, कितने 1200 रुपए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका 4 है। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में, यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आपके 100 रुपए हैं, तो इसका आपका हो जाएगा 100 रुपए, मतलब आपका 3rd हो जाएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण के लिए है, तो आपका हो जाएगा 7000, इसमें क्या हो जाएगा 7000, इसका मतलब आपका 2 हो जाएगा। वृद्धावस्था किसान पेंशन ये आपका 31 रुपए, कितना है 31 रुपए, तो इसका आपका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका चुनाव लीजिएगा 4 3 2 1, क्या बनेगा 4 3 2 1 इसका बनेगा। ये कैसे में है, करोड़ रुपए हैं, याद रखिए, ये जो आपके हैं ये करोड़ रुपए में है, याद रखिएगा। और ये ऐसे नहीं कि 1 रुपया 2 रुपया, मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में ये जो आपके हैं 1200 करोड़ रुपए ये रखा गया है, जो बजट रहा है उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, ये जो राशि है वह पूरी करोड़ में है, रुपया में नहीं है कि 1 2 रुपया 3 रुपया में होकर रखी हो। ठीक है, क्लियर है, तो नोट कर लीजिए 4 3 2 1, 4 3 2 1, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, कोरोना के कारण हो गई है। तो इसके लिए एक योजना चलाई गई है, आपको बताना है यहाँ पर 80 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने चलाया था क्या, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चलाया है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया था कि जो बच्चे जिनके माता पिता क्या हो गए हैं, कोरोना से मृत्यु हो गया है, तो उनकी देखरेख के लिए है, तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ऑप्शन में आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से इसमें भी दिया गया है। चलिए देखो हम आपको मिलान कर देते हैं इसमें से कि मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा, मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना, तो इसका आपको हो जाएगा, ये उत्तराखंड की है, यहाँ पर आपका 2 बनेगा। और मुख्यमंत्री सुकन्या योजना कहाँ की है, सुकन्या योजना आपकी कहाँ की है, तो आपकी झारखंड की है, इसका 1 हो जाएगा। और हम छू लेंगे आसमान योजना, हम छू लेंगे आसमान योजना, ये आपकी मध्य प्रदेश की है, तो इसका आपका 4 हो जाएगा। और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ये कहाँ की है, तो आपका बच्चा कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश बच्चा है, तो याद रखिए इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश की है, हम छू लेंगे आसमान ये आपके मध्य प्रदेश की है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना आपके झारखंड की है। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा ये आपके कहां की है, झारखंड के, उत्तराखंड की। तो इसका जो ऑप्शन बन रहा है कौन सा बन रहा है, बी नंबर आपका हो जाएगा। तो इसका इसी प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से किस योजना के शुभारंभ के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ धरा खेत हरा का नारा दिया था। बताइए ऐसी कौन सी योजना थी जिसमें से मोदी जी ने कहा था स्वच्छ, क्या दिया है, स्वच्छ धरा खेत हरा, ये जो आपको दिया था। तो 82 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 3rd हो जाएगा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में ये दिया था स्वस्थ धारा खेत हरा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 3rd हो जाएगा, 2015 में मोदी जी ने घोषणा किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे कौन सा जिला अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइए भाई जल्दी से बताइए कि अफीम का जो सबसे बड़ा उत्पादन है ये होता है कहां पर होता है, चलिए बताइएगा। ये होता है अब आपके बाराबंकी में, कहाँ होता है, बाराबंकी में। देखो जो लोग 80 नंबर दे रहे हैं उनको बता दें कि यहाँ पर गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री है, क्या भाई फैक्ट्री जो आपकी है वो यहाँ पर है, लेकिन सबसे ज्यादा अफीम होती है कहाँ पर, बाराबंकी में होती है। क्लियर हो गया है। अच्छा अगर पूछे भारत में, पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा अफीम कहाँ पर होती है, तो मध्य प्रदेश में होती है। कहाँ होती है, मध्य प्रदेश में होती है। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है जो आपकी अफीम की खेती होती है भारत में। अगर पूछे विश्व में पूछे तो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो अफीम का सबसे ज्यादा विश्व में अफगानिस्तान है। कौन है, अफगानिस्तान है जो कि विश्व में है। भारत में मध्य प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में पूछे तो आपको बताना है क्या, यहाँ पर बताना है बाराबंकी। और पूछे कि फैक्ट्री कहाँ है उत्तर प्रदेश में, तो आपको बताना है गाजीपुर में। इतने क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई थी। चलिए
चलिए यहाँ पर देखिए 84 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है 8 अगस्त 2014 को। ठीक है, 8 अगस्त 2014 को इसकी स्थापना हुई थी, जो कि आपके कहां पर है, लखनऊ में हुई थी। कहां पर है, लखनऊ में। याद रखिए, इसका ऑप्शन मैंने आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भूमि व्यवस्था लागू करने का काम किया जाता है, भूमि व्यवस्था लागू करने का काम किया जाता है 85 नंबर में। अगर आपने हमारी पीडीएफ परिचय किया होगा तो आपको हमने अनुभाग पढ़ाया है। स्टार्टिंग में अनुभाग आपको बताया भी था कि जो राजस्व अनुभाग नंबर आपका ए है ना, 1 है, उसके द्वारा यहाँ पर भूमि व्यवस्था लागू करने का यहाँ पर काम किया जाता है। याद रखिए, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो भाग अनुभाग जो 2 है, अनुभाग जो 2 है, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है ग्राम पंचायत में जो निहित भूमि है और अन्य संपत्तियों से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो आपके भाग नंबर 2 में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो राजस्व विभाग के द्वारा जो जारी किए जाते हैं वो आपके निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसान बही, क्या किसान बही, ये भी कहां से होते हैं, तो आप इसी से होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा किसान बही। ठीक है, क्या नोट करेंगे आप लोग, किसान बही भी जो होती है ये भी इसी के अंतर्गत आपका आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के नगर निकाय गठित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के नगर निकाय गठित किए जाते हैं, गठित किए जाते हैं, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपके होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के मतलब एक होता है नगर निगम, क्या होता है भाई, एक होता है नगर निगम, होता है नगर निगम, आप लोग जानते होंगे, नगर निगम हो गया, नगर निगम हो गया। ठीक है, नगर निगम आपका हो गया इसके अंतर्गत। और इसके बाद दूसरा होता है क्या, नगर पालिका होती है, क्या होती है, नगर पालिका होती है, नगर पालिका होती है। और तीसरा क्या होती है, नगर पंचायत होती है, क्या होती है, नगर पंचायत होती है, पंचायत, नगर पंचायत। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की होती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तराखंड के निर्माण से पहले उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो आपकी कितनी थी, जब उत्तराखंड का निर्माण नहीं हुआ था। कब हुआ था, 9 नवंबर। ठीक है, कब हुआ था, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। तो उस समय उसके पहले जो आपकी सीटें थी वो आपकी 108 थी। कितनी थी, यहाँ पर ऑप्शन 108 थी, लेकिन इसके बाद कितनी बची हैं, इसके बाद बची आपकी 100 हो गई हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, भारत कला परिषद कहां पर स्थित है। चलिए, भारत कला परिषद कहां पर स्थित है, यहाँ पर आपका 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपकी वाराणसी में। कहां पर है, वाराणसी में इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। कब हुई थी, आपकी 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर लखनऊ में नगर निगम आर्ट गैलरी जो आपके वो लखनऊ में आपकी है, नगर निगम आर्ट गैलरी। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, भारतीय नाट्य अकादमी कहां पर स्थित है। भारतीय नाट्य अकादमी कहां पर स्थित है, ये सब क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, है ना। तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या होगा, 90 नंबर में, तो ये आपके लखनऊ में है। ठीक है, भारतीय नाट्य अकादमी जो है ये आपकी कहां पर, लखनऊ में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1975 में हुई थी, जो कि आपको कितनी बार हमने पढ़ाया भी है कि आपकी 1975। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। तो प्रदेश का लिंगानुपात कितना हो जाएगा, चलिए अब आपके जवाब आए फटाफट। देखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए नंबर 912 है। कितनी भाई, तो आपका 900 यहाँ पर 12 याद रखिएगा, 912 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पटारी जनजाति निवास करती है। पटारी जनजाति दिया गया, पटारी जनजाति। जब आपको कुछ ना मिले ना, जब आपको कुछ ना मिले तो आपको आंसर सोनभद्र लगा देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनजाति यहीं पर आपकी आती है। जब कुछ ना मिले, तुक्का मारना हो तो आपको यही तुक्का मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पर परवा, पनिका आदि जनजाति पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि सुधार के अंतर्गत आपका नहीं आता है। तो भूमि सुधार के अंतर्गत आपका नहीं आता है, नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर आपका चकबंदी हो गई, सहकारी खेती हो गई, काश्तकारी सुधार हो गया, लेकिन टपक सिंचाई, ये टपक सिंचाई भाई भूमि सुधार के अंतर्गत अब नहीं आता है। ये तो सिंचाई की एक नवीन प्रणाली है ना, ये सिंचाई की क्या एक नवीन प्रणाली है, जैसे बागों वगैरह में आसानी से ये सिंचाई की जाती है, पानी जो होता है बूंद बूंद के रूप में पौधे की जड़ तक पहुंच जाता है। तो ये आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ये जो हम आपको बता रहे हैं अनुभाग, ये क्वेश्चन एक अनुभाग से अगर पूछा जाएगा तो यही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो देख लीजिए, इसका मिलान कर लीजिए। हम आपको इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, तो इसीलिए हम ऐसा बना दें कि आप उसका स्क्रीनशॉट लगा के एक दिन के रख सकें। चलिए यहाँ पर देखिए और कोई है, चलिए यहाँ पर आपके कानून को भी है, तो चलिए कानून को भी ले लेते हैं, इत्यादि जो आपके हैं इसमें से। चलिए राजस्व अनुभाग जो आपका 6 है, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, राजस्व अनुभाग जो 6 है ये क्या होता है, राजस्व परिषद के पदों का सृजन करता है। ठीक है, राजस्व परिषद के पदों का सृजन करता है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, ए आपका इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका 1 हो गया। और राजस्व अनुभाग जो 7 है ये क्या करता है, राजस्व अनुभाग जो 7 है ये भू राजस्व नहर, क्या भू राजस्व नहर वो होता है, तो इसका मतलब इसका 1 है, तो इसका आपका 2 हो गया। और राजस्व अनुभाग जो 8 है ये क्या है, तो चकबंदी से, तो इसका चकबंदी हो जाएगा। और राजस्व अनुभाग जो 9 है उसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल इत्यादि के कार्य जो है, क्या कार्य जो होते हैं वो इसमें होते हैं। मतलब ये भी आपको जो दिया है बिल्कुल क्रम से 1 2 3 4 दिया है। तो भैया इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा, आपका अनुभाग 1, अनुभाग 2, अनुभाग 6, अनुभाग 7, अनुभाग 8, अनुभाग 9, इन्हीं से आपको बनेगा, याद रखेगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली जो लागू हुई थी ये आपकी कब लागू हुई थी, 95 में। तो देखिए भाई, अगर 95 की बात करते हैं तो आपकी पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था पूछा गया है ना, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आपकी की गई थी, जो कि आपके जवाब हो जाए कौन सा, यहाँ पर
आपका जवाब हो जाएगा डी 1981-82। क्या 1981-82? ये क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है 81-82 में। देखो एक अधिनियम बना था, हम आपको बताते हैं। एक अधिनियम आया था 1961। क्या आया था? 1961 आपका अधिनियम आया था। तो उसके तहत आपका क्रियान्वित की गई थी, उसके तहत आपकी क्रियान्वित की गई थी। तो यहाँ पर 61-62 में तीसरी हुई थी भाई। देखो यहाँ पर आंसर ये वाला आपका नहीं सही है, इसका आंसर आपका थर्ड वाला होगा। ये क्वेश्चन जो आपका दिया है इसमें से आप लोग सुधार कर लीजिएगा जिसके पास हो। तो इसका ऑप्शन डी नंबर नहीं है, इसका ऑप्शन सी नंबर आपका होगा। ठीक है, तो सुधार आप लोग कर लीजिएगा। 95 का ऑप्शन जो आपका होगा वो आपका सी वाला आपका होगा, इसका सुधार कर लीजिएगा सब लोग। ठीक है, जिन लोगों ने आपका लिया हो, जिनके पास प्रैक्टिस सेट हो, क्योंकि 61 और 62 में आपकी लागू की गई थी। ठीक है, तो इसका बन जाएगा थर्ड नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आदर्श नगर पंचायत योजना के लाभ से कौन से सुधार आएगा या सुधार आएंगे। अर्थात यहाँ पर एक योजना है आदर्श नगर पंचायत योजना। आदर्श नगर पंचायत योजना के लाभ से क्या सुधार हो सकते हैं, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है कुल इस प्रकार से हैं, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। तो देखिए पहला पॉइंट दिया है कि ग्रामीण लोगों के जीवन में भी सुधार आएगा, प्राकृतिक संसाधनों में भी सुधार आएगा, भविष्य में कई योजनाओं का विस्तार भी होगा। तो इसका जो आंसर है आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इसको पहले नोट कर लीजिएगा। आदर्श नगर पंचायत योजना से ये जो जितने भी दिए गए हैं सभी को लाभ मिलेगा, अर्थात ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 97 का ऑप्शन हो जाएगा आपके 1944 में। कब? 1944 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ये क्या है? तो ये बैंक सहकारी ऋण संस्थाओं का प्रदेश में सबसे शीर्ष बैंक आपका होता है। ठीक है, और राज्य सरकार के अतिरिक्त 50 जिला सहकारी बैंक में और 9 शीर्ष सहकारी बैंक भी इसकी संस्थाएं हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राम संरचना की सोपानिक इकाई के क्रम में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं किया गया है। अर्थात इनमें से कह रहा है कि आपके ऋग्वेद में जो उल्लेख नहीं हुआ है वो किसका उल्लेख नहीं हुआ है। तो ऋग्वेद में ग्राम मिलता है, विष मिलता है और जन मिलता है, लेकिन राज्य का उल्लेख ये आपके ऋग्वेद में आपका नहीं दिया गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के गठन में कितने सदस्य होते हैं। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के गठन में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? तो 6 से लेके 12 होते हैं। कितने? 6 से लेके 12 होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा स्थान ग्रामीण क्षेत्र के श्रेणी में आता है? ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में आता है। तो देखो ग्रामीण क्षेत्र का श्रेणी यहाँ पर कहा जाएगा कौन सा? यहाँ पर देखिए कि जिसकी आबादी 500 से कम हो, जिसकी आबादी 500 से कम हो, है ना, उसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, और जिसके कामकाजी पुरुषों की संख्या 25% से खेती बाड़ी में काम लगा हो तो उसे हम लोग यहाँ पर ग्रामीण कहेंगे। मतलब इसका पहला पॉइंट सही है और आपका तीसरा सही दिया है। फिर यहाँ पर देखिए जिसका जनसंख्या घनत्व 1000 के प्रति उससे कम हो तो इससे कोई लेने देना नहीं है, तो इसका एक और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया है वो आपका डी नंबर हो जाएगा। 1 और 3 ये आपके इनमें से राइट किए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से। अच्छा, जनघनत्व की अगर बात कर लेता, मान लो अगर जनघनत्व भी दे देता तो क्या होता? अगर जनघनत्व हो जाता तो यहाँ पर होना चाहिए था 400। कितना? 400। अगर वहां का जनघनत्व कितना है आपका प्रति व्यक्ति 400 अगर है प्रति किलोमीटर से, तो हम लोग बोलेंगे ये एक गांव है। लेकिन अगर 1000 हो जाता है तो हम लोग नहीं मानेंगे। समझ में आ गया ना? तो याद रखिएगा कि 500 से कम आपके हो, सॉरी 5000 से कम आपकी आबादी है, या 4400 आपके जनघनत्व हो, या 25% से लोग खेतीबाड़ी में हो तो आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये टेस्ट आपका कंप्लीट पूरी तरीके से यहाँ पर मेहनत करिएगा। ठीक है।